तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 5 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। का पहला क्वेश्चन देखिए, देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। पहले देखिए यहाँ पर यह पता कर लीजिए कि देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट है। हाल ही में देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब साउथ जोन की टीम ने अपने नाम किया है। साउथ जोन ने फाइनल में ईस्ट जोन को 45 रन से हराकर 9वीं बार देवधर ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है। तो विनर रही है साउथ जोन की टीम और इस टूर्नामेंट में रनर अप ईस्ट जोन की टीम रही है। फाइनल मैच में साउथ जोन के प्लेयर रोहन कनुमल ने शतक लगाकर इस टूर्नामेंट को साउथ जोन को जितवाया है। फाइनल मुकाबले में साउथ जोन के कप्तान मयंक अग्रवाल थे और ईस्ट जोन की बात करें तो इसके कप्तान सौरभ तिवारी थे। तो देवधर ट्रॉफी 2023 की विनर साउथ जोन की टीम रही है। अब देखिए, अगर हम देवधर ट्रॉफी की बात करें तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया है, ये घरेलू क्रिकेट की लिस्ट ए प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1973-74 में की गई थी। इस ट्रॉफी का नाम डीबी देवधर के नाम पर रखा गया है, जो कि भारत के काफ़ी फेमस क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। इन्हें क्रिकेट के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब साउथ जोन ने अपने नाम किया है। हाल ही में प्रसिद्ध मराठी कवि एवं गीतकार नामदेव धोंडो महानोर का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, यहाँ पर पहला फैक्ट तो हमको ये मिलता है कि नामदेव धोंडो महानोर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये एक मराठी कवि एवं गीतकार थे। मराठी कविता के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण भारत सरकार द्वारा इन्हें 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में 81 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया है। तो पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया गया था 1991 में, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा देखिए, इन्हें सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 1985 में इन्हें कवि भूषण सम्मान प्रदान किया गया था। तो नामदेव धोंडो महानोर एक मराठी कवि और गीतकार हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं। तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव के पद पर राजीव गौबा है। आंसर ए हो जाएगा। कैबिनेट सचिव के रूप में राजीव गौबा का कार्यकाल केंद्र सरकार ने हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। राजीव गौबा को कैबिनेट सचिव के तौर पर यह लगातार तीसरा कार्यकाल विस्तार मिला है। इसके पहले भी 2 बार इनका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है और अब एक बार फिर से 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब देखिए, ये अगस्त 2024 तक इस पद पर रहेंगे। अगले साल जब ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे तो देश के सबसे लंबे वक्त तक कैबिनेट सचिव रहने का रिकॉर्ड बना लेंगे। तो राजीव गौबा, जो कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं, इस पद पर इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। कैबिनेट सचिव की बात करें तो ये भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होता है। भारत में सबसे पहले कैबिनेट सचिव NR पिल्लई थे और वर्तमान में राजीव गौबा भारत के कैबिनेट सचिव हैं। नया सवेरा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो देखिए, नया सवेरा योजना की बात करें तो ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित है। आंसर ए हो जाएगा। अभी चर्चा में क्यों है, अगर हम इसकी बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने नया सवेरा योजना के डेटा को लॉन्च किया है, जिसके अनुसार देश में करीब 1,20,000 अल्पसंख्यकों को इस योजना का फायदा दिया जा चुका है। इस योजना का उद्देश्य देखिए, भारत में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके छात्रों को सशक्त बनाना, उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, ताकि सरकारी और निजी नौकरियों में उनकी भागीदारी में सुधार किया जा सके। भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की यह जो योजना है फ्रेंड्स, ये भारत में चयनित कोचिंग संस्थाओं में जो अधिसूचित अल्पसंख्यक छात्र हैं उन्हें मुफ्त कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर शॉर्ट में इसे ऐसे समझे कि ये अल्पसंख्यकों के जो छात्र हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के जो युवा हैं, उनके उत्थान से संबंधित है। योजना का नाम है नया सवेरा योजना, जो कि भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजना है। आगे देखिए, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो पुस्तक है ये नीरजा चौधरी के द्वारा लिखी गई है। आंसर बी हो जाएगा। राइटर नीरजा चौधरी की ये जो पुस्तक है, इसमें देखिए, भारत की आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के जो PM आए हैं उन्होंने अपने राजनीतिक निर्णय कैसे लिए, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन कैसे लिए, उनके बारे में बताया गया है। 6 अलग अलग डिसीजन जो कि अलग अलग PM के द्वारा लिए गए हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है। जैसे देखिए, 1977 में इमरजेंसी के बाद
हार के बाद भी इंदिरा गांधी ने 1980 में सत्ता में वापसी के लिए अपनी रणनीति कैसे बनाई, इसके बारे में भी इस बुक में बताया गया है। और इसी तरह देश के 6 अलग अलग हिस्टोरिकल डिसीजन के बारे में इस बुक में डिटेल में बताया गया है। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नीरजा चौधरी की पुस्तक है। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम तंजानिया को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। तंजानिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसकी कैपिटल डोडोमा है और यहाँ पर ऑफिशियल करेंसी के रूप में तंजानिया शिलिंग का उपयोग किया जाता है। सामिया सुलूह हसन यहाँ की राष्ट्रपति के पद पर है। पड़ोसी देशों की बात करें तो केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, मालावी और मोजाम्बिक, ये सभी तंजानिया के पड़ोसी देश है। 1961 के पहले ये ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन 1961 में तंजानिया अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था। स्वाहिली यहाँ की आधिकारिक भाषा है और माउंट किलीमंजारो तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी है। 5,895 मीटर ऊंची माउंट किलीमंजारो तंजानिया की तो सबसे ऊंची चोटी है ही, साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही साथ ये एक मृत ज्वालामुखी है। तंजानिया के जांजीबार द्वीप पर देखिए विश्व का सबसे छोटा युद्ध लड़ा गया था, जो कि अंग्रेजों और वहाँ की एक स्थानीय जो शासन था, एक स्थानीय रियासत थी, उनके मध्य में लड़ाया गया था, जो कि 38 से 45 मिनट तक चला था। तंजानिया केन्या और युगांडा के साथ सीमा साझा करती है विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की मीठे पानी की ये सबसे बड़ी झील है। नील नदी तंजानिया की सबसे लंबी नदी है और ये विक्टोरिया झील से निकलती है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है विक्टोरिया झील, जो कि तंजानिया, केन्या और युगांडा की सीमा से साझा होती है। इसके अलावा पूरे अफ्रीका महाद्वीप में ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये तंजानिया के छोटे छोटे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बता दिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने संन्यास ले लिया, इनका संबंध किस खेल से है? तो मनोज तिवारी, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, ये भारत के क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। आंसर डी हो जाएगा। किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अब बात आती है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये बंगाल के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन्होंने देखिए भारतीय क्रिकेट टीम में काफ़ी सारे इंटरनेशनल मैचेस भी खेले हैं। मनोज तिवारी ने टीम इंडिया के लिए 12 वनडे और 3 T20 मैच भी खेले हैं। इन्होंने अपना आखिरी मुकाबला 2015 में खेला था और अब इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो मनोज तिवारी, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन की मंजूरी दी है, जो कि भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। आंसर ए हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में ओडिशा के एक रेलवे स्टेशन के अलावा राजस्थान के 3 गांव और उत्तर प्रदेश के 1 गांव का नाम बदलने की मंजूरी दी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन, जो कि किस राज्य में है? तो ये भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। अब ओडिशा के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन किया जाएगा। भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो आपने इनका नाम काफी बार सुना होगा। डी गुकेश भारत के काफी फेमस शतरंज खिलाड़ी हैं। आंसर ए हो जाएगा। अभी चर्चा में क्यों है ये बात आ जाती है। तो देखिए, ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने शतरंज विश्व कप के दूसरे दौरे में अजरबैजान के मिसरात दिन इस्कादरोव को हराया है और इसी के साथ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की लाइव रेटिंग में इन्होंने 9वां स्थान प्राप्त कर लिया है। तो डी गुकेश भारत के काफ़ी फेमस शतरंज खिलाड़ी हैं। देखिए फ्रेंड्स, शतरंज की संस्था इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की लाइव विश्व रेटिंग में डी गुकेश ने भारत के शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ दिया है। विश्वनाथन आनंद की इस लाइव रेटिंग में 10वां स्थान है, जबकि डी गुकेश की बात करें तो ये इस लाइव रेटिंग में 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। डी गुकेश भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं और भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर हैं। अब देखिए, अगर हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल चेस खेलों का आयोजन करवाने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है। तो डी गुकेश भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं। आगे आ जाइए। नोवा मालाबार नदी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो नोवा मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन भारत के केरल राज्य में किया जा रहा है। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि इस साल ये इसका 9वां संस्करण है, जो कि हाल ही में
केरल के कोझिकोड के तुषारगिरी पर शुरू हुआ। देखिए, केरल में इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन केरल में इरुवांजीपुड़ा और चालीपूजा नदियों पर आयोजित किया जाएगा। केरल में इसका आयोजन केरल एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन सोसाइटी और कोझिकोड जिला पर्यटन संवर्धन परिषद द्वारा किया जा रहा है। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कजाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका सहित 10 देशों के पैडलर इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। तो मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल के कोझिकोड जिले में किया जा रहा है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्टडी इन इंडिया पोर्टल भारत में धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। आंसर ए हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री के पद पर हैं और डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री के पद पर हैं। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब ये पोर्टल क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो कि विदेशी छात्रों के लिए भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। विदेशी छात्र जो कि भारत में पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पोर्टल पर देखिए, भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान की जाएगी और यह पोर्टल छात्रों को रजिस्ट्रेशन, वीजा आवेदन प्रक्रिया के लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला है। तो हाल ही में स्टडी इन इंडिया पोर्टल को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ओके, अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन सुनिए, दिल्ली के सिंहासन पर लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? सल्तनत काल का ये सबसे आखिरी वंश है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे।